नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं योर मेडल, आपका चैनल। मैं आपका राजदंड पंगाल और मेरे साथ विशेष मेहमान सुखवंत सिंह दांगी एडवोकेट हैं और हमारे पुराने मित्र हैं। इनसे आज टाइम लिया हमने, इन्होंने टाइम दिया। सुखवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पंगाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। आज़ादी से लेकर आज तक वकीलों की, एक वकील की समाज में बहुत भूमिका रहती है। आप कितना सहमत है इस बात से? देखो, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। जी और पंगाल साहब, मेरा मानना ये है कि आज के दिन अगर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बचा हुआ है जी तो वो वकीलों की वजह से बचा हुआ है। जी अगर वकील कम्युनिटी ना हो जी तो ये पुलिस हम्म और दूसरा जो भी ये सिस्टम है, हम्म ये पब्लिक को, कॉमन मैन को बिल्कुल क्रश करते। जी और वकील हम डेली देखते हैं, जी आप भी देखते हैं हम्म कि वो जद्दोजहद में है वकील हम्म कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को बचाया जाए। जी वकील कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन है इस सारी चीज में, जी उसको तो आप कहीं कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी चीज। आज 31 दिसंबर 2023 जाने वाला, 24 आने वाला है। जी 24 क्या होगा, 24 आएगा, 24 क्या है, 24 एक, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी है जी। और एक राजनीतिक पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं। तो आप 24 को किस नज़र में देखते हैं? देखो पंगाल साहब, इस देश की पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में 2024 एक इतना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स होंगे, हिस्टोरिकल छाप होगी 2024। जी अब जैसे आप गाहे बगाहे एक प्रकार की चीजें हम सुनने को मिलती है कि 2024 में अगर बीजेपी दोबारा आई तो संविधान को बदलने का काम करेगी। जी एक्चुअली तो उसने बदलने का काम शुरू कर दिया है। जी कॉन्स्टिट्यूशन ये तो है नहीं कि एक किताब थी उसको बिल्कुल हटा दिया और उस दूसरे को ले आएंगे। जी धीरे धीरे उसमें अमेंडमेंट्स जो भी हो वो करेंगे। जी अब जो सारी चीजें हैं कि बीजेपी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसको एक डिक्टेटोरियल जो सिस्टम है उसकी तरफ लेके जा रही है। जी आप देखेंगे जो कुछ भी है, अगर कोई छोटा काम है तो भी मोदी जी करेंगे, बड़ा काम है तो भी मोदी जी करेंगे। जी ये हो गया तो मोदी जी को जाएगा सब कुछ। ये सब एक डिक्टेटोरियल जो सिस्टम है ना उसकी तरफ है। तो अगर ऑथोरिटेरियन जो जी। सिस्टम है उसकी तरफ की एक व्यक्ति को अथॉरिटी मिल जाए तो 2024 का जो चुनाव होगा वो ये तय करेगा कि इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेटिक सेटअप रहेगा, या अथॉरिटेरियन और डिक्टेटोरियल सिस्टम रहेगा। तो कौन तय करेगा ये? लोग तय करेंगे। तो निश्चित से लोग तय करेंगे 2024 में कि अगर बीजेपी दोबारा रिपीट करती है, जी तिबारा कह लो आप, जी तो निश्चित रूप से ये देश डिक्टेटोरियल सिस्टम की तरफ जाएगा, जहां किसी एक व्यक्ति को ही पूरी अथॉरिटी होगी कि वो शाह करे, सफेद करे। तो आपको लगता है क्या इस लैंग्वेज को आम मतदाता समझ पाता है? देखो, आम मतदाता तो इससे भी ज्यादा समझदार है, इस लैंग्वेज को नहीं। जी मतदाता को सिर्फ इतना समझना है कि उन्होंने सारी पावर इकट्ठी करके किसी एक या दो व्यक्ति के हाथ में देनी है, या उसका मतलब विकेंद्रीकरण के डिसेंट्रलाइज करके देना है। एक दो व्यक्ति के हाथ में चली गई वो चीजें तो मार डालेंगे सब। यूँ बताओ, जिसने 2 विधानसभा और 2 लोकसभा कांग्रेस को वोट दे दिया, उसके वोट देने से, तीसरी बार भी कांग्रेस को वोट देने से कोई चेंज आएगा? पंगाल साहब, मुद्दा ये नहीं है कि किसने 2 भी दे दिया, 3 भी दे दिया। वोट देने का मतलब है कि आप किसी भी चीज को एक सिस्टम की तरफ ले जाना। जी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हो जो इस सारे सिस्टम को खराब करेगा, तो चाहे आप उसने पहले दिया कि ना दिया, आप दे रहे हो तो आप खराब करने में शामिल हो। जी किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हो जो सिस्टम को ठीक कर रहा है, उसको दे रहे हो तो आप सिस्टम को ठीक करने में शामिल हो, नहीं तो खराब करने में शामिल हो। 2 बार किसी ने कांग्रेस को दे दिया तो वो दोबारा कांग्रेस को देगा तो उससे उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तिबारा देगा, बीजेपी को देगा तो सिस्टम खराब करने वालों के साथ जाएगा वो, यानी कि सिस्टम को खराब करने में और अथॉरिटेरियन जो सिस्टम है उसको लाने में उस व्यक्ति का रोल होगा। पर मत तो मिल ही रहे हैं, 2 बार सत्ता में आ गए हैं। देखो, मत तो अभी पिछले दिनों एक और बड़ी घटना हुई है, आपने भी कराया होगा कि सारे इंडिया गठबंधन में मिल करके और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। सोशल मीडिया पर देखा होगा, क्योंकि मेन मीडिया तो जो है ना उस चीज को उठा नहीं रहा है। ईवीएम एक बहुत बड़ा वो है। तो मुझे ये लगता है कि ईवीएम का अगर ये सारा सिस्टम ना हो तो बीजेपी गवर्नमेंट जाने में 2 सेकंड भी ना लगे। जी, लेकिन ये तो चुनाव आयोग तय करेगा।
चुनाव आयोग कोई भगवान तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और देखो आपको एक सेटअप समझना पड़ेगा कि इस देश में सबसे बड़ा संविधान, उसके नीचे सरकारें हैं, उसके नीचे चुनाव आयोग है, लेकिन संविधान से ऊपर एक चीज है, जनता। संविधान भी जनता चाहे तो संविधान को बदल सकती है जी। तो जनता सुप्रीम है। अब वो इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया है वो जनता से बड़ा कैसे हो सकता है जी। जनता जो उसको, अगर किसी एक व्यक्ति को भी, प्रधान साहब ये बताओ, किसी अगर एक व्यक्ति को भी इस बात में शक शुबा है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति के शक शुबे को दूर किया जाए। जरूरी है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में विश्वास होना, किसी भी व्यक्ति को ये विश्वास होना कि मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ वो वोट वहीं जा रहा है। तो उस आदमी का तो खरा है जो किसी राजनीतिक दल से ना जुड़ा हुआ हो, तो राजनीतिक विरोध हो कोई, फिर उसको कैसे दूर करे। राजनीतिक व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई सही बात कहेगा तो उसको आप गलत मानो जी। राजनीतिक व्यक्ति होना कोई बुराई थोड़ी है कि वो कुछ सही कहेगा तो भी उसको गलत मानो जी। उसकी अपनी राजनीतिक व्यक्ति होने का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, उसके साथ है, लेकिन वो भी सही बात कह सकता है जी। और ये तो आम जनता जो है ना, इसके बारे में आप गांव में जाके बात करोगे ना तो भी लोगों को एक बड़ा इसके बारे में, ईवीएम के बारे में ये शक पैदा हुआ है कि भाई कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ तो ठीक ठाक है नहीं जी। तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज नहीं बनता कि लोगों का जो एक डाउट पैदा हुआ उनके दिमाग में उसको दूर किया जाए और बैलेट से चुनाव करवाया जाए, या दूसरी बात जी, वीवीपैट जो सिस्टम है उसको लागू कर दिया जाए। आपकी पीढ़ी का, मेरी पीढ़ी का, एक ही पीढ़ी के हम एक जैसे हम जी जी, बिना राजनीति में नहीं बोलो भी काम चल सके नहीं। अच्छा, डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको राजनीति में शामिल होना ही पड़ेगा। अच्छा, अदरवाइज कुछ ऐसे लोग आपके भाग्य का निर्धारण करेंगे जो नालायक लोग हैं। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो सीधी सी बात है, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो नालायक लोग आएंगे, वो शासक बनेंगे आपके। और पंगाल साहब, सबसे बड़ा जो आंदोलन है सामाजिक सामाजिक कुछ नहीं होता, राजनीतिक मूवमेंट सबसे बड़ा सामाजिक मूवमेंट होता है जी। इस 10 साल के दौरान बीजेपी ने किस प्रकार से सब चीजों को बदल के रख दिया, एक एग्जांपल है आपके जी। आपके नेता राज्यसभा सांसद पिछले दिनों यूएसए गए हुए थे, लॉस एंजलिस जी। वो बोले भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि लाखड़ माजरा हूँ मैं लॉस एंजलिस, और उसके एक हफ्ते बाद आ गई सराहना में रैली कर रहे थे, बोले ये यहाँ के युवा रोजगार के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के विदेशों में जा रहे। तो ये विरोधाभास नहीं है इस तरह की? नहीं है, बिल्कुल भी विरोधाभास नहीं। देखो, पहली बात तो आप एक समझो कि जो बूढ़े माँ बाप हैं जिनको छोड़ करके वो उनके बेटे बाहर गए हैं, वो मजबूरी में गए हैं क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है जो बच्चा। आप पंगाल साहब उसको कितने सोफिस्टिकेटेड शब्दों में कहो, हायर एजुकेशन के लिए। नहीं, मैं तो आंकड़ों पे कह रहा हूँ। नहीं, वो आंकड़े छोड़ दो, आप आंकड़े कुछ और आंकड़ों पे कह रहा हूँ। जो एजुकेशन के नाम पे आइल्स का टेस्ट देकर जा रहा है, बर्मी करके जा रहा है, वो रोजगार खातिर कुकर जा रहा है। बताओ, ये बिहानी तो बीटेक करी इसने, दीपेंद्र ने एमटेक अमेरिका तक करी, उड़े नौकरी कराया करता, आड़े बाबू सीएम बन गया तो आ गया, नहीं तो इतने उड़े नौकरी करता। मतलब ये तो विदेश में पढ़ ले, विदेश में नौकरी कर ले। अरे को आप अगर हमारे वर्गा को आम आदमी विदेश में जाओ तो बोले जान लग रहे हैं। आपका पहले वाले सवाल का जवाब दे दूं, फिर जो फिटनेस आपकी दीपेंद्र हुड्डा के प्रति है उसको, ना दीपेंद्र की बात नहीं, मतलब विरोधाभास नहीं है, विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। नंबर एक तो देखो, सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो जाएगी कि युवा बच्चे अब्रॉड चले जाएंगे और उनके बूढ़े माँ बाप यहाँ रहेंगे जी। और दीपेंद्र हुड्डा ने बिल्कुल एक अच्छी बात उठाई है कि ठीक है आप भाई पढ़ने के लिए जाओ या काम करने के लिए जाओ, बाहर जाओ, लेकिन उनका भी तो ख्याल करो ना जी। विरोधाभास कहाँ है ये? वो ठीक है। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूँ दीपेंद्र हुड्डा के पोस्ट में कि वो यहाँ पढ़ के चला गया, विदेश में चला गया, यहाँ से आपने बताया भिवानी से करके गया, मेरे को नहीं पता, आपको पता हुआ, वो चला गया था। और ठीक है, उसके तो आपकी मेरी पीढ़ी के दोस्त हैं। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा भी अपनी पीढ़ी का ही है। वो वापिस यहाँ पे आ गया, उसने तो अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ा ना। उसके बाप को जब जरूरत पड़ी वो वापिस आया कि नहीं आया? किसी जरूरत तो सब पड़े। अरे सुनो मेरी बात, आप मेरे को कंप्लीट तो करना दो। उसके बाप ने उसको जब बुलाया, जब भी आवाज दी, वो वापस आया,
और यही बात उसने इस में जाके कही कि बूढ़े माँ बाप जब भी बुलाए उनको छोड़कर मत जाओ। ठीक है, रोजी रोटी एक सवाल है, हायर एजुकेशन एक सवाल है, और ये भी एक सवाल है उसके सवाल में कि इस देश की सरकारों ने क्या कर दिया कि युवा बच्चों को विदेश जाना पड़ा। लेकिन एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या कोई भी आभास उसके बयान में नहीं है, और उसने, मैं अच्छा मानता हूँ कि बीइंग ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, उसने एक सामाजिक समस्या को उठाया और ये कहा कि जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको आप मत छोड़ो। कोई भी विरोधाभास मैं इसमें नहीं देखता। आप विरोधाभास देखते हो तो आपका अपना एक नजरिया। अभी जो सरकार है 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर में BSc से BA पासपोर्ट अवेलेबल करा हुआ है, एक ऑफिस खोल रखा है शिक्षा के लिए, विदेश में जाने के लिए, और उसमें बड़े चढ़ के भाग ले हैं। वोटर कार्ड वहाँ मिल जाता है, जो भी और जरूरी चीज़ें वो मिल जाती हैं। तो जो नया मतदाता है वो तो वोट इनको देखकर देगा। नहीं, आपके सवाल में ना 2-3 चीजें मिक्स हुई। हाँ, मिक्स होगी। एक तो ये है कि सरकार 20 प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा दी है जी। तो पंगाल साहब, सरकारें अगर सही काम करती जी तो आज हमारी ये हालात होती क्या हमारे समाज की? सरकार ने कोई काम कर दिया, वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो सही काम है। जी, वो तो वोटों में मेरा पटागा, वो सही करेंगे। नहीं, वोटों वाली बात नहीं। वोटों देखो, आप सारी चीज को, वोटें तो इस देश में जाति और धर्म शुरू बनो के ना, पर राजनीति से ही होगा जो कुछ। वोटें तो पंगाल साहब जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैला करके ली जाती हैं, राम मंदिर के नाम पर ली जाती हैं। इतने सक्षम नहीं है हमारे वोटर, मतलब ये कहना चाह रहा हूं। मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ आपको, हम नहीं है डेमोक्रेट, क्योंकि हम ये चीजों को नहीं समझते। जी, रियल चीजों को समझने लग जाएंगे। उस दिन जो है इस देश में सही प्रकार की सच्चे अर्थों में डेमोक्रेसी आएगी। आप एक बार बताओ, लोग दारू पी के वोट देते हैं, लोगों को राशन के नाम पर मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। जी, ठीक है, इससे वोटें मिल जाती हैं। जी। तो वोट किसी भी पार्टी को मिलना इस बात का पैमाना नहीं है कि वो पार्टी सोसाइटी एज ए होल के लिए अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही। जहाँ तक अब वोट भेजने की बात है, ये एक समस्या बनेगी एक देश में। आज आप 200 विभिन्न विचारधारा के यहाँ पे आदमी जो इकट्ठे हुए, लेडीज भी थी, तो क्या इस तरह के प्रोग्रामों से क्या? देखो, मैं सुमित भाई का और आपका भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया और ये अलग अलग लोगों के, अलग अलग फील्ड के लोग आए, एक जगह इकट्ठा हुए। अब डिस्कशन से ही रास्ता निकलेगा। जी, डिस्कशन हुआ है, रास्ता निकलेगा, और हमें ऐसे प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको सामाजिक रूप से भी, और इसको कल को इसकी पॉलिटिकल शेप भी हो सकती है। हम सब लोग अगर मिलकर चलें ऐसे ही तो चीज होगी। आज हम बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपने तरीके से आंकते हैं जी, तो अगर हम सब इकट्ठा होंगे तो वो आंकड़ा बंद कर देंगे। कई वक्ताओं ने कहा कि जो राजनीतिक जो गतिरोध है वो हमारे पर्सनल संबंधों में नहीं आना चाहिए, उससे कितना सहमत आप? देखो, वो कई चीजें ना आइडियलिज्म की होती हैं, कई चीजें रियलिज्म की होती हैं। ये आइडियलिज्म की बात है जी, कि नहीं आना चाहिए। एक होती है राज है, एक चीज होती है चाहिए होना चाहिए, एक चीज होना होता है। जी। अब ये चीज आएंगी जी, क्योंकि जो पॉलिटिकल जो एफिलिएशन है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट ही क्लैश करते हैं व्यक्तियों के आपस में। जी। तो वो चीज तो आएगी उसमें, तो ना आए, इसके लिए हम ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। के मानवीय स्वभाव है वो उसमें ना आए, वो उसमें आएगा, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए उस इंटरेस्ट को थोड़ा सा दरकिनार करके आपस में इकट्ठा होकर के बातचीत और डिस्कशन से रास्ता निकाल। बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों, आप आखिर तक बने रहे। और सुखवंत सिंह दांगी हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं, इन्होंने टाइम दिया। फिर कभी किसी वीडियो में और मुद्दे बात करें। नमस्कार।